Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। तो हम जानेंगे न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल के बारे में। पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO has successfully conducted a flight test of the new generation Akash missile, Akash NG missile from the integrated test range चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। जो DRDO है उन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया फ्लाइट टेस्ट को न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से। ये जो टेस्ट था ये इन्वॉल्व कर रहा था इंटरसेप्ट किया गया है एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल टारगेट को काफ़ी लो एल्टीट्यूड से। आकाश एनजी मिसाइल। Akash NG is a medium-range mobile surface-to-air missile defense system. It is a state-of-art missile system that can intercept high-speed, agile aerial threat with a range of around 80 किलोमीटर। जो आपका आकाश NG है ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम है जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है हाई स्पीड एजाइल एरियल थ्रेट को। जो रेंज है इसका अराउंड 80 किलोमीटर का है। Akash NG has advanced technology and features such as improved missile seeker and radar। जो Akash NG है उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी और फीचर्स का उपयोग किया गया है जैसे कि इम्प्रूव किया गया मिसाइल्स को सीकर और रडार को। ये इंक्लूड कर रहा है इंडाइजेनसली डेवलप रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लॉन्चर और मल्टी फंक्शन रडार को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनामलाई टाइगर रिजर्व। हम जानेंगे अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज रिमूविंग इन्वेसिव स्पीसीज इन द अनामलाई टाइगर रिजर्व कोर एरिया फोकसिंग ऑन द यूलैंडी रेंज। जो आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो रिमूव कर रहा है इन्वेसिव स्पीसीज को अनामलाई टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में। वो फोकस कर रहा है यूलैंडी रेंज के ऊपर। नेटिव ट्रीज सैपलिंग आर बीइंग प्लांटेड ऑन 90 हेक्टेयर पार्ट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रोजेक्ट supported by NABARD. Tribal community from the Annamalai Tiger Reserve are involved in removing invasive plant and planting native tree, including Agal marmelos, Syzygium cumini, and Paltocarpus marsupium। जो नेटिव ट्री का सैपलिंग है उसको प्लांट किया जा रहा है 90 हेक्टेयर के एरिया पे। ये पार्ट है आपका रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रोजेक्ट का जिसको कि सपोर्ट किया जा रहा है नाबार्ड के द्वारा। जो ट्राइबल कम्युनिटी है अनामलाई टाइगर रिजर्व की वो इन्वॉल्व है रिमूव करने के लिए इन्वेसिव प्लांट को और वो प्लांट कर रहे हैं नेटिव ट्री को जिसमें कि एजल मैरमेलोस, सिजगियम क्यूमिनी और पेट्रोकार्पस मार्सुपियम है। अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में हम जान ले। Carve out of the Tamil Nadu portion of the Annamalai and lies south of the Palakkar Gap in the Western Ghat। इसको कार्व आउट किया गया था तमिलनाडु पोर्शन जो था अनामलाई का वहाँ से और ये लाई करता है साउथ में पलाक्कर गैप के वेस्टर्न घाट में। सराउंडेड बाई वेरियस वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड फॉरेस्ट पराबिकुलम टाइगर रिजर्व ऑन द ईस्ट, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड इराविकुलम नेशनल पार्क ऑन द साउथ और वेस्टर्न साइड। ये सराउंडेड है अलग अलग वाइल्ड लाइफ रिजर्व और फॉरेस्ट से। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसके ईस्ट में है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इराविकुलम नेशनल पार्क इसके साउथ वेस्टर्न साइड में है। रेंजेस विद इन द रिजर्व इंक्लूड अमरावती, उडमालपेट, पोलाची, उलांडी, वालपराई एंड मनामबोली। जो रेंजेस है रिजर्व के अंतर्गत इंक्लूड करता है जैसे कि अमरावती हो गया, उडुमलापेट, पोलाची, उलांडी, वालपराई और मनमबोली। एंथ्रोपोलॉजिकल डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो होम टू ओवर 4600 आदिवासी पीपल फ्रॉम 6 इंडाइजेनस ट्राइब लिविंग इन 34 सेटलमेंट इंक्लूडिंग काडार्स, मालासार, मलाई मालासार, पुलायर, मुडुवार एंड इरावलर। ये होम है आपका 4600 आदिवासी से अधिक पीपल का जिसमें 6 इंडाइजेनस ट्राइब है जो कि रहते हैं 34 सेटलमेंट में जिसमें कि कडार, मालासार, मलाई मालासार, पुलायर, मुडुवार और इरावलन आते हैं। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो ये इनकम्पास करता है वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम को जिसमें कि वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन शोला ग्रासलैंड, मॉइस्ट डेसिडुअस, ड्राई डेसिडुअस, थॉर्न फॉरेस्ट और मार्शेस आती है। कैलियान शोला, ग्रास हिल एंड मंजापट्टी जो है अनामलाई टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। फोना की अगर हम बात करें तो जो इम्पोर्टेंट मेमल के स्पीसीज है जैसे कि आपका एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, गौर, नीलगिरी टाहर और टाइगर ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरिया है तमिलनाडु का कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट है किस स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो तमिलनाडु में कौन कौन सा, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, कालाकार, मुडू डंटुराई टाइगर रिजर्व, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल ऑफ मनार मराइन नेशनल पार्क, अगविंडी नेशनल पार्क। ये सब
दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज में से है, जो कि तमिलनाडु पे है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। तो जो प्रोडक्शन की बात कही गई है पल्सेस के बारे में भारत में, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इंडिया जो है वो पोस्ट करता है कि वो जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है लेंटिल मसूर का 2023-24 क्रॉप ईयर पे इंक्रीज एवरेज के कारण। कुछ जो फैक्ट है उसको हम पहले कंसीडर करते हैं। India's pulse import have significantly decreased from about 6 million ton in 2016-17 to about 7 million ton in 2022-23. The decline is attributed to reduced import of yellow peas and chickpeas over the past decade, primarily influenced by high import duty and procurement policy. भारत का जो पल्स का इंपोर्ट था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है। ये आपका 6 मिलियन टन था 2016-17 के समय पे, ये कम होकर 2 मिलियन टन हो गया 2022-23 आते आते। ये जो डिक्लाइन है ये रिड्यूस इंपोर्ट में देखा गया है येलो पीस चिक पीस का 5 डिकेड में। मेनली इस पर प्रभाव पड़ा है जो अधिक इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया है और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है, बूस्ट कर रही है पल्स के कल्टीवेशन को, जिसके कारण हायर लेंटिल क्रॉप एरिया को बढ़ाया गया है, जो बढ़ के 19 लाख हेक्टेयर हो गया है जनवरी 2024 के समय पे। गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फर्दर सपोर्ट फार्मर। और गवर्नमेंट जो है वो इंक्रीज कर रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को। गवर्नमेंट रिसेंटली स्टेटेड इज ऑब्जेक्टिव टू ऑफ अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस बाय द एंड ऑफ 2027। और गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में अपना ऑब्जेक्टिव बताया है कि वो अचीव करेंगे सेल्फ सफिशिएंसी को पल्सेस के लिए 2027 के एंड तक। ये सारे करंट जो इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में उसके बावजूद भी जो 3 डिकेड है वहाँ पे एक स्टेगनेशन देखा गया था एक्रिएज प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में पल्स का पूरे कंट्री के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पल्स प्रोडक्शन फॉर इंडिया, जो महत्व है पल्स प्रोडक्शन का भारत के लिए। Pearls are rich in protein and found to be the main source of protein to vegetarian people of India. So it is second important constituent of Indian diet after cereals. पल्स जो है वो रिच है प्रोटीन में, ये जो है पाया जाता है मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन के रूप में वेजिटेरियन पीपल्स के लिए भारत में, इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है इंडियन डाइट का सीरियल के बाद। पल्सेज जो है वो लेग्यूम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन करते हैं सॉइल में, इस कारण ये लेग्यूमिनस क्रॉप है। और ये सारे क्रॉप जो है अरहर को छोड़ के मदद करते हैं रिस्टोर करने में सॉइल के फर्टिलिटी को। ये जो है ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं रोटेशन में दूसरे क्रॉप के साथ। ये मदद करते हैं ऐड करने में ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल पे लीफ मोल्ड के रूप में। ये सप्लाई करते हैं एडिशनल फॉडर को कैटल के लिए। कुछ जो पल्स के क्रॉप है जैसे कि ग्राम, लोबिया, उड़द बीन, मूंग बीन, ये सारे फेड किए जाते हैं एनिमल को ग्रीन फॉडर के रूप में। ये प्रोवाइड करते हैं रॉ मटेरियल को अलग अलग इंडस्ट्री के लिए, दाल इंडस्ट्री, रोस्टेड ग्रेन इंडस्ट्री, पापड़ इंडस्ट्री हो गया जैसे। जो मेजर फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल था स्टैग्नेशन के लिए पल्स के लिए, पॉलिसी फैक्टर जो इंट्रोड्यूस किया गया ग्रीन रिवॉल्यूशन को। तो जो एक रिपोर्ट है पल्सेस इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट 2017, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें कहा गया था कि जो फार्मर है गैंगेटिक प्लान के, उन्होंने क्विट कर दिया था पल्सेस को दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में 1990 के समय पे, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हुआ था इरिगेशन फैसिलिटी का। जो ब्रेक थ्रो देखा गया था हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीरियल्स के लिए, इसने एकम्पनीड किया था। और जो लॉस हो रहा था एक्रियस का पल्सेस के कारण, इस कारण शार्प डिक्लाइन देखा गया था जो टोटल प्रोडक्शन था पल्सेस का इनमें। स्क्विड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म का था ये भी एक बड़ा बहुत इश्यू था। जो बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंपल्सन से जो स्ट्रेटेजी था एग्रीकल्चर ग्रोथ का वो काफ़ी ज़्यादा एनेक्सियत था, और जो मकसद था अचीव करने का रैपिड इंक्रीज को फूड ग्रेन प्रोडक्शन का, इसने कॉन्सेंट्रेट कर दिया रिसोर्सेस और एफर्ट को रिलेटिवली बेटर इंडोर एरिया और स्ट्रेटा के लिए कल्टीवेटर का। डिमांड फैक्टर भी एक बहुत बड़ा इश्यू था, जो आपका काउ वेब फिनोमिनन है जिसमें कि डिमांड श्रिंक किया था सर्ज होने के कारण, बढ़ने के कारण प्राइसेस का, जिसके कारण फार्मर जो थे उन्होंने डाइवर्ट किया दूसरे क्रॉप्स की और खुद को नेक्स्ट एग्रीकल्चर सीजन से, जिसके कारण जो प्रोडक्शन था वो और ज़्यादा रिड्यूस हुआ। इसके कारण एक विशियस साइकिल जो था हाई प्राइस लो डिमांड एंड लो प्रोडक्शन का क्रिएट हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की अगर हम बात करें वो फैक्टर की, तो जो कमी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, कमी थी वेयर हाउस फैसिलिटी और कोलेटरल फाइनेंस की, मॉनसून अनसर्टेन था, इनसफिशिएंट इरिगेशन एमिनिटीज़ थी। इसके अलावा जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि पेस्ट अटैक हो गया, पल्सेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन है डैमेज का लिए इंसेक्ट पेस्ट डिसीज, नेमाटोड और वीड्स के कारण। डैमेज जो पल्सेस का होता है नीलगाई व दूसरे स्ट्रे एनिमल्स के कारण भी होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था उत्तर प्रदेश के फार्मर्स के लिए कि वो मूव किए दूसरे क्रॉप्स की ओर। जो लो सीड रेट था जिसके कारण पुअर क्रॉप का स्टैंड होता था। जो इम्बैलेंस था फर्टिलाइजर के उपयोग को लेके,
जो अनस्टेबल उपयोग हो रहा था फर्टिलाइजर का, एक इंपॉर्टेंट रीजन था लो प्रोडक्टिविटी के लिए और डिप्लीट होने के लिए सॉइल के फर्टिलिटी का। जो एवरेज एनपीके रेशियो था 5:3 में, वो आपका 7:3:1 था, जबकि रिकमेंड किया गया 4:2:1 को। इनएडिकेट एमएसपी था गवर्नमेंट के द्वारा पल्सेस के लिए। अगर हम कंपेयर करें सीरियल से तो गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया प्रोवाइडिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू फार्मर, प्रोवाइड किया गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस को फार्मर को नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड के द्वारा और स्मॉल फार्मर एग्री कंसोर्टियम की मदद से। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो गया पल्स के लिए। आईसीआर का जो रोल है रिसर्च और वैरायटी डेवलपमेंट में। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम हो गया। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आवश्यकता है एक होलिस्टिक अप्रोच की, ताकि इन्हेंस किया जा सके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को पल्सेस क्रॉप का। और प्रोडोमिनेंटली गुड एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस का पालन करना होगा, जो अलग अलग कंपोनेंट जो है जो मदद करेगा प्रोडक्शन को चेंजिंग क्लाइमेट सिनेरियो के अनुसार। और ये आवश्यकता है, समय की डिमांड है प्रोटीन सिक्योरिटी के लिए नेशन का, स्पेशली पुअर पीपल के लिए। इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। जो पल्सेस है भारत में, तो जो पल्स प्रोडक्शन आपका राइज हुआ है लास्ट 5 ईयर पर, ये दिखाया गया है डाटा पे। और कौन कौन से मेन स्टेट है वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। अब कुछ जो पैरामीटर और डिटेल इसके बारे में हम जान ले, तो भारत का जो पल्स प्रोडक्शन है, तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का। 25% पूरे विश्व का जो पल्स है वो भारत में ही प्रोड्यूस होता है। पल्स के कंजम्पशन की बात करें तो वो लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। 27% ग्लोबल कंजम्पशन का भारत अकेले कंज्यूम कर लेता है। पल्स के इंपोर्ट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ये अकाउंट करता है 14% ग्लोबल ट्रेड का पल्स के लिए। जो मेजर पल्स क्रॉप है जैसे कि ग्राम हो गया 41% शेयर, तूर हो गया 16%, उड़द मूंग, ये सारे मेजर पल्स है जो कि ग्रो किए जाते हैं भारत में। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है, तो ये याद होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सारे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है पल्सेस के भारत में। जोग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल अराउंड 25 से 60 सेंटीमीटर, और सॉइल जो है वो सैंडी लॉमी सॉइल होना चाहिए। क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये जो क्रॉप है वो ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं रोटेशन में दूसरे क्रॉप के साथ। गवर्नमेंट का जो स्कीम है जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, पल्स डेवलपमेंट स्कीम, टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन पल्सेस, ये सारा मदद कर रहा है काफ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टील स्लैग रोड। तो हम जानेंगे स्टील स्लैग रोड के बारे में। इंडिया फर्स्ट नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन ऑन नेशनल हाईवे 66 कनेक्टिंग मुंबई टू गोवा हैज बीन इनॉग्रेटेड, शोकासिंग ए पायनियरिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। भारत को जो पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन है नेशनल हाईवे 66 का, जो कि कनेक्ट करता है मुंबई को गोवा से। तो किसको किससे कनेक्ट करा, कौन सा हाईवे का इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसको अभी हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये दर्शाता है एक पायनियरिंग को, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव को। ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय CSIR CRRI ट्रांसफॉर्म वेस्ट फ्रॉम द स्टील इंडस्ट्री इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोबस्ट एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली नेशनल हाईवे। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है जिसको डेवलप किया गया है CSIR CRRI के द्वारा। ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है जो वेस्ट जनरेट होता था स्टील इंडस्ट्री से, उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कंस्ट्रक्ट करने के लिए रोबस्ट और एनवायरमेंटली फ्रेंडली नेशनल हाईवे का। जो बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि 28% लेस थिकनेस रखता है कन्वेंशनल रोड के कंपैरिजन में। और ये दर्शाता है कॉस्ट एफिशिएंसी को और इन्हेंस करता है इसके ड्यूरेबिलिटी को। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।